हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनयू सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, परीक्षा मंथन करंट अफेयर सीरीज चल रही है। 2020 जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर जो हम लोग कवर कर रहे हैं। काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं इसके ऊपर, अलग अलग सेगमेंट के, जैसे इंटरनेशनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, इकोनॉमी, लॉ एंड जस्टिस। उसके साथ ही साथ अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस सितंबर के महीने में हम ऑलमोस्ट पूरा जो कंप्लीट परीक्षा मंथन जो मैगजीन है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो या फिर जो अदर एग्जामिनेशन आर ओ होगी, तो काफ़ी इसमें हेल्प मिलती है। स्पेशली हिंदी के जो स्टूडेंट, जो हिंदी एस्पायरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए काफ़ी इससे मतलब फ़ायदा होता है। ठीक है। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसी वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग यहाँ तक डार्क फाइबर क्या है ये कंप्लीट कर चुके थे, सूत्रपिक भी कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे दोस्तों, इसका अगला टॉपिक जो है ये डीएनए डीएनए सुधार प्रोटीन। यहाँ ये देखिए, हाल ही में हाल ही में आईआईटी हैदराबाद द्वारा डीएनए सुधार प्रोटीन कार्यप्रणाली की खोज में सफलता प्राप्त की गई है। इस कार्यप्रणाली का उद्देश्य जो है डीएनए में आने वाली खराबियों या व्यवधानों को दूर करना है। ठीक है। जैसे कि डीएनए सुधार प्रोटीन डीएनए की सुरक्षा करने के साथ ही इसमें सुधार भी करता है। उल्लेखनीय है कि यह तकनीक कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकती है। ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों साथी पहल। ये सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, साथी इसको कहते हैं। ठीक है। 3 फरवरी 2020 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो साथी पहल है इसकी शुरुआत की गई। इसमें दोस्तों डीएसटी ने पहले ही देश में 3 ऐसे केंद्र स्थापित कर किए हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, दिल्ली, आईआईटी बीएचयू। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय, इसमें क्या है, इसका जो मेन काम क्या है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को और महत्व के निम्नलिखित विषयगत क्षेत्रों में साथी पहल द्वारा रोड मैप जारी किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। संबंधित विभागों का अनुसंधान, प्रोफाइल निर्माण, ठीक है, वेस्ट प्रोसेसिंग, स्वच्छ ऊर्जा और पानी, और स्टार्टअप इंडिया की बात की जा रही है इसमें। ठीक है। साथ ही योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है दोस्तों विश्लेषणात्मक उपकरणों का, मतलब इसमें रिसर्च करना है। ठीक है। जो विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में हमारी मदद करेंगे। अगला टॉपिक है अद्वितीय संरचना वाला एवियन धूमकेतु, एलियन कॉनेट विजिटर हैज वेयर कंपोर्शन। इसमें क्या बताया गया, वैज्ञानिकों ने दोस्तों अगस्त 2019 में हमारे सौर मंडल में प्रविष्ट होने वाले एक दूसरे एलियन अंतर तारकीय धूमकेतु को चिन्हित किया है, जिसकी संरचना विचित्र है। इसमें ये बताया गया कि यह धूमकेतु जो है संभवतः किसी अन्य तारामंडल से हो सकता है। ठीक है। जो पृथ्वी की ओर तेज गति से अग्रसर है। इसकी विचित्र कक्षा इसके किसी वह तारामंडल से संबद्ध होने का संकेत देता है, जिसकी कक्षा अंडाकार होने के बजाय अति परवलयाकार है। इसकी भिन्न कक्षा आकार इस बात की पुष्टि करता है कि यह हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं, अपितु सौरमंडल से होकर गुजर रहा है। ठीक है। यह विशाल चट्टानुमा धूमकेतु जो है 2017 में देखे गए ओमुआ ओमुआ नामक पहले अंतरकार की वस्तु के बाद दूसरा एलियन मूल का धूमकेतु है। इस दूसरे विदेशी धूमकेतु को सर्वप्रथम जो है अगस्त माह के अंत में पिछले वर्ष 2019 को एक गैर पेशेवर खगोल शास्त्री जो है गेनाडी बोरिसो ने देखा था, जिसके आधार पर जो इसका नाम है C/2019 Q4 बोरिसेव रखा गया। इस धूमकेतुनुमा चट्टान में दोस्तों खास बात है कि हाइड्रोजन साइनाइड के अंश में के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की भारी अंश भी मिले हुए हैं। ठीक है। बस यही है, इसमें कुछ खास बात तो नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला दोस्तों कैंसर जीन मैपिंग। ये क्या है, व्हाट इज कैंसर जीन मैपिंग। नेचर नामक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित किए गए, नेचर ये ध्यान रखिएगा, नेचर नामक वैज्ञानिक के जर्नल में प्रकाशित नए शोध पत्रों में ऐसे जीनों की पहचान किए जाने का दावा किया गया है, जिसमें होने वाले असामान्य बदलाव
से होने वाली जेनेरिक गड़बड़ियाँ शरीर में कैंसर उत्पन्न कर रही है। जीन मैपिंग से जुड़ा ये अध्ययन क्या मतलब इसके बारे में क्या बताया गया ये देखते हैं। जीन मैपिंग का ये जो प्रयास है ये पेन कैंसर एनालिसिस ऑफ होल जीनोम्स नामक एक प्रमुख जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जिसमें शोधकर्ताओं ने 38 भिन्न प्रकार के ट्यूमरों में निहित 2658 संपूर्ण कैंसर जीनोम्स तथा उसके संदर्भ समानांतर समान उत्कों का विश्लेषण करने का पश्चात अपने निष्कर्ष पर मतलब जो कंक्लूजन उन्होंने उसके बाद दिया है। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि ये जो है प्राइमरी कैंसर जो अब तक का सबसे बृहद मतलब जीनोम वाला अध्ययन है। ठीक है, इस अध्ययन में क्या उपलब्धि हासिल हुई है इसके बारे में बताया गया कि इस अध्ययन में क्या उपलब्धि हासिल किया गया दोस्तों, उसके बारे में बताया कि जहां पूर्व में किए गए अध्ययन में प्रोटीनों के निर्माण की कोडिंग तैयार करने वाले समझ जीनोम में सिर्फ 1% जीनोम पर ध्यान केंद्रित केंद्रित किया जाता था, वहीं जो ये नए तरीके जो अध्ययन में बात सामने है उसमें 99% जो जीनोम है उनकी जांच पड़ताल करने के अलावा ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को भी पहचान तथा अन्वेषण किया गया है जिसमें जीनों को समय समय पर सक्रिय तथा निष्क्रिय बनाते रहते हैं। ठीक है, इस अध्ययन के आधार पर दोस्तों शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कैंसर से प्रभावित जीनोम के औसतन 4 से 5 ड्राइवर परिवर्तित होते हैं जब कोडिंग तथा गैर कोडिंग तत्वों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, लगभग 5 से 5% जो मामले हैं किसी भी उत्प्रेरक की पहचान नहीं हो पाई है। और डब्ल्यू देते हैं दोस्तों भारत में रासायनिक आपदा और सुरक्षा के उपाय। इसमें बताया कि 7 मई 2020 को जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एलजी पॉलीमर कारखाने में स्टायरीन गैस के रिसाव होने से कम 11 लोगों की जो है मृत्यु हुई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, स्टायरीन गैस ये क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं आगे। मतलब इसमें जो मेन सामने बात निकल गया दोस्तों एलजी पॉलीमर कारखाने की। एलजी पॉलीमर कारखाना जो कंपनी थी ये फैक्ट्री जो 1961 में स्टेब्लिश की गई थी, जिसमें पॉलीस्टीरेन तथा प्लास्टिक योगों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस दुर्घटना में कारखाने के आसपास 5 गांव के लगभग 2000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए। ठीक है, अब स्टायरीन गैस क्या इंपॉर्टेंट है, यह एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लेटेक्स में निर्माण किया जाता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा चलाई गई वेबसाइट टॉक्स टाउन के अनुसार स्टायरीन वाहन तथा सिगरेट के धुएं तथा फलों या सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, अब ये दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो केमिकल डिजास्टर की बात की जा रही है कि रासायनिक आपदा से तात्पर्य उन घटनाओं से है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थ की जो है इन्वायरमेंट वातावरण में जो है मुक्त हो जाए। ठीक है, आपदाओं के संबंधित जो बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्तों, रासायनिक जो केमिकल डिजास्टर जो होते हैं उनसे संभावित बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या होते हैं, प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणाली में विफलता, मानव एरर होता है, जो ह्यूमन एरर होता है, मानव त्रुटियाँ, तकनीकी त्रुटियाँ, प्रबंधन संबंधी मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, खतरनाक अपशिष्टों का परिवहन, ये सब चीज़ें हैं। इसके रिलेटेड दोस्तों एक लॉ बनाया गया। ठीक है, इसमें भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें भारतीय इंडियन पिनल कोड की तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, ठीक है, रासायनिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के आपराधिक देयता को निर्दिष्ट करने का एकमात्र प्रासंगिक कानून था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, ये मेन सोर्स में अगर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों ये बताया गया भोपाल गैस त्रासदी के बाद में कानून बहुत सारे कानून बने। ठीक है, भोपाल गैस रिसाव अधिनियम 1985। ठीक है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे इसके बारे में। सार्वजनिक दायित्व बीमा 1991, ये जो दोस्तों खतरनाक पदार्थों से निपटान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की राहत प्रदान करने के लिए है। ठीक है, अगला है दोस्तों इसमें राष्ट्रीय हरित आयोग का जो एनजीटी है, एनजीटी 2010 में बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए यह एक एनजीटी की स्थापना की गई। ठीक है, जो औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कार्य करता है। अगला टॉपिक है दोस्तों नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई नाइजीरिया में, मतलब उस वक्त। इसमें क्या है कि हाल ही में नाइजीरिया विज्ञान अकादमी ने देश में लासा बुखार, देखिए लासा नया कुछ डिजीज आ गया, तो बुखार के मौजूदा प्रकोप की गंभीरता के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की स्वीकृति दी है। ठीक है, 2018 में नाइजीरियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लासा बुखार से संक्रमित 600 से अधिक मामलों में
और 170 से अधिक मौतों की पुष्टि की थी। इसके अतिरिक्त चीन में हाल में फैले कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार और प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए WHO ने दोस्तों इंटरनेशनल जो रिलेशन है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था उस वक्त बहुत पहले। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें यही कि 2014 में नाइजीरिया ने इबोला वायरस जो फैला हुआ था, प्रकोप से निपटने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप 93 दिनों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के मतलब इन्होंने 93 डेज में इन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, बस यही है। आगे देखते हैं। आगे नागालैंड की चमगादड़ बच्चों पर अनुसंधान रिसर्च किया गया दोस्तों, बैट हंटर ऑफ नागालैंड जो है चमगादड़ के ऊपर। 2020 में अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास से नागालैंड की चमगादड़, ठीक है, बैट हंटर जिसे कहते हैं, उनके समूह का अध्ययन शुरू किया। इसके तत्वाधान में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जो अध्ययन के निष्कर्षों का अध्ययन करेगी। गौरतलब है कि नागालैंड की मिमी जनजाति जो लोग हैं वो अपने उत्सवों पर चमगादड़ों का भक्षण करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला इसमें दोस्तों, इसके मुताबिक जो ये रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, इसके मुताबिक दक्षिण एशिया में चमगादड़ जो है फिलोवायरस के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। फिलोवायरस क्या है, एक वायरस समूह है जो फिलोविरिडे नामक वायरस जो है विषाणु से मूल में संबंधित है। ठीक है, इसमें ये बताया कि ये मनुष्यों, अन्य प्राइमेट्स जो चमगादड़, बंदर और चिंपैंजी में होने वाले रक्त स्नावी बुखार हेतु जिम्मेदार होते हैं। इस परिवार से संबंधित 3 वायरस इस समय अस्तित्व में, जैसे क्वेवा वायरस, मारबर्ग वायरस तथा इबोला वायरस। वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्ष में मनुष्यों तथा चमगादड़ों में फिलोवायरस की उपस्थिति पाई है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई थी। इसके अध्ययन में जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल स्टेट सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज भारत और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, चीन, अमेरिका ने स्वास्थ्य विभाग दल आदि के वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, महामारी जिन्होंने बदल दी दुनिया, अब इसके बारे में क्या है। पहले प्लेग की बात की जाए, यूरोप में 14वीं सदी का 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें जितनी भी अभी तक महामारी हुई हैं उसके बारे में क्या बैकग्राउंड रहा है और उससे कितने अफेक्टेड हुए थे कंट्री, उसके बारे में बताया गया है। तो प्लेग के बारे में पहली प्लेग इसमें दिया हुआ है कि यूरोप में 14वीं सदी का 5वां और 6ठा दशक यूरोप के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था, जब प्लेग के कारण यहाँ के करीब 1/3 आबादी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब इसमें आगे चल के देखते हैं कि इसमें मतलब क्या था। इसमें ये बताया गया था कि जिस यूरोप के विकास में जो अभूतपूर्व योगदान जो दिया, इसके कारण जो व्यापारिक और नकदी आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिला। मतलब इसमें ये बताया गया दोस्तों, इसके चलते खेतों में काम करने वाले किसानों की कमी हो गई थी और सामंती व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। ठीक है, ये सब कहानी ज़रूरत नहीं पड़ने की, बस ये जान लीजिए प्लेग जो 14वीं सदी में हुआ था और 5वां 6ठा दशक में यूरोप में काफ़ी मुश्किल वक्त था इस वक्त। चेचक स्मॉल पॉक्स एक टाइम में बहुत बड़ी बीमारी थी। 15वीं शताब्दी के आखिर में यूरोपीय देशों ने अमेरिकी महाद्वीपों ने में अपने उपनिवेश बनाए। यूरोपीय देशों में अमेरिकी महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाए। ठीक है, अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के साथ ये चेचक बीमारी वहाँ पहुँच गई। इसमें चेचक जो है स्मॉल पॉक्स के साथ ही खसरा, हैजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी और टाइफाइड भी शामिल है। इन बीमारियों में वहाँ बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के मुताबिक उस वक्त अमेरिका की आबादी 6 करोड़ थी और ये दुनिया की कुल आबादी का 10% था। यह घटकर 60 लाख हो गई थी। अमेरिका में आबादी की कमी में कृषि कार्य कम हुई, फलस्वरूप बड़ा इलाका चारागाह और जंगल बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं येलो फीवर। हैती में 1801 में यूरोपीय उपनिवेशिक येलो फीवर के बाद में हैती में 1801 में यूरोपीय उपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध गुलामों में बगावत कर दी थी और इसके परिणाम स्वरूप हुसैन लोबरतूर फ्रांस के शासक बने, जबकि नेपोलियन ने खुद को आजीवन देश के शासक घोषित कर हैती पर कब्जा जमाने की सोची थी। नेपोलियन ने हजारों सैनिक को हैती लड़ने भेजा, लेकिन वे येलो फीवर जो है इसी गिरफ्त में आ गए थे। नतीजतन भेजे गए सैनिकों में से लगभग 50,000 लोग मारे गए और 3,000 लोग क्षेत्र में अमेरिकी सरकार को, मतलब ये सब चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा कहानी ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड बस इतना जान लीजिए कि यूरोप अभी तक कितने महामारी जो है आए हुए हैं।
रेंडर पेस्ट की बात हो रही है, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट नाम के वायरस ने जो है 1888 से 1897 के दौरान वहाँ के 90% पालतू जो पशु थे उनको ख़त्म कर दिया था। अफ्रीकी लोगों का जीवन खेती की अपेक्षा पशुओं पर ज़्यादा निर्भर था। ठीक है, आगे देखते हैं। मिंग राजवंश का पतन, मतलब चीन का मिंग राजवंश करीब 3 सदियों तक सत्ता पर काबिज रहा। हालांकि प्लेग के कारण इस राजवंश का पतन हो गया। 1641 में उत्तरी चीन में प्लेग जैसी महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। कई जगह आबादी 20 से 40% तक कम हो गई। इस महामारी से ऐसी भुखमरी आई थी कि लोगों ने मरने वाले लोगों कारण जो है इसके ये लोग जो है इसके भुखमरी के कारण जो आई थी कि लोग मरने वाले लोगों को ही खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, यह संकट मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियों के एक साथ फैलने से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। भारतीय कोबरा के जीनोम का अनुक्रमण, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडियन कोबरा। इसमें यह बताया गया कि जनवरी 2020 में भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत के सबसे विषैले सांपों में से एक भारतीय कोबरा के जीनोम की सीक्वेंस, मतलब अनुक्रमित करने की सफलता हासिल की। इसमें क्या पॉइंट है, क्या मेन बिंदु रहे, देखते हैं। भारतीय कोबरा के जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए इस अध्ययन में कोबरा के 14 विभिन्न ऊतकों के लिए जीनोम और जीन संबंधी डेटा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस अध्ययन के दौरान जो विष ग्रंथि होती है उसमें 19 विषाक्त जीनों का विश्लेषण किया गया और इनमें से 16 जीनों में प्रोटीन की उपस्थिति पाई गई। उल्लेखनीय है कि इन 19 विशिष्ट विषाक्त जीनों को लक्षित कर तथा कृत्रिम मानव प्रतिरोधी का प्रयोग करके भारतीय कोबरा के कांटे पर इलाज के लिए, मतलब एक ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों अध्ययन किया गया है। एक सुरक्षित और विष प्रतिरोधी दवा का निर्माण हो सकेगा। अब इससे लाभ क्या होंगे जीनोम अनुक्रमण से, जो सीक्वेंसिंग है इससे दोस्तों? भारतीय कोबरा के जीनोम के अनुक्रमण से विश्व उसके जो विष होंगे उस विष के रासायनिक घटनों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ विषैले सांपों के उच्च गुणवत्ता वाले जीनोम के अनुक्रमण से विष ग्रंथियों से संबंधित विशिष्ट विषाक्त जीनों की व्यापक सूची प्राप्त होगी। ठीक है, अब जीनोम है क्या, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जीनोम किसी भी जीव के लिए डीएनए में मौजूद सभी जीन का एक पूर्ण सेट होता है। प्रत्येक जीनोम में जीव के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। जीनोम को डिकोड करके जीव की विशेषता के बारे में पता लगाया जा सकता है। मानव जीनोम में जो मतलब 30,000 जो अनुमानित जो 30,000 से 35,000 जीन होते हैं। भारतीय कोबरा के बारे में तो आपको पता ही है, नाजा नाजा इसको कहते हैं, इससे साइंटिफिक नाम है। 4 से 7 फीट का लंबा होता है। ये भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और दक्षिण मलेशिया तक पाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में विषाणु कहर, मतलब वायरस, जो वायरल होलोकॉस्ट ऑन द ग्लोब की बात की जा रही है। क्या है, क्या होते हैं ये वायरस? वायरस बहुत ही सूक्ष्म रोगाणु या विषाणु होते हैं जो प्रोटीन की खोल के अंदर आनुवांशिक पदार्थों में निर्मित होते हैं। यह आनुवांशिक सामग्री जिसे आरएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकती है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है, डीएनए का जो होता है दोस्तों डीऑक्सो डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसको जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि दोस्तों जो ये वायरस है ये क्या करते हैं, ये जो आनुवंशिक पदार्थों से बने होते हैं और ये आरएनए और डीएनए की भी हो सकती है, और प्रोटीन जो लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के खाल से घिरी होती है, खोल से घिरी होती है। कोई भी वायरस किसी भी जीव को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, वायरस आमतौर पर कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। गौरतलब वायरस को फैलने के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है, मतलब इसको होस्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मतलब ऐसे ही निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब इसको होस्ट मिल जाता है तो ये अपना काम करना शुरू करता है, एक्टिव हो जाता है ये। अब देखिए दोस्तों, नवीनतम जो वायरस है उनकी सूची बात की जा रही है, जो सबसे जैसे निपा वायरस है। निपा वायरस एक प्रकार का जो है वायरल संक्रमण है जो जूनोसिस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बीमारी कैटेगरी में आता है। इसका संबंध हैंड्रा वायरस में है। हाल ही में केरल में जो फ्रूट बैट जो चमगादड़ है दोस्तों, फ्रूट चमगादड़, उसे फैला था। ये एक चमगादड़ होता है, उसकी पहचान निपा वायरस के वाहक के रूप में की गई है। ये जो वायरस है दोस्तों, ये फलों पर निर्भर रहने वाले जो चमगादड़ होते हैं उनके ज़रिए फैलता है, जो अमरूद खाते हैं, फ्रूट वगैरह जो खाते हैं। इस वायरस में होने वाले संक्रमण का पता जो सबसे पहले दोस्तों 1998 में मलेशिया में शोध कर रहे डॉक्टर बिंग चुआ ने
मलेशिया के काम्पुंग सुंगई निपा गांव में किया था, इसलिए इसका नाम निपा वायरस पड़ गया। ये जो वायरस दोस्तों बांग्लादेश में लगभग हर वर्ष व्यापक क्षति पहुंचाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है ये इन्फेक्टेड है। फ्रूट बाइट इस वायरस को खजूर जैसे फलों तक ले जाता है और उसके सेवन से मनुष्य में भी ये वायरस फैल जाता है। इसके लक्षण जो होते हैं दोस्तों, चक्कर आना, सिरदर्द तथा तेज बुखार आदि शामिल होते हैं। जीका वायरस भी जो है इस टीके का भी विकास नहीं किया गया जीका वायरस, लेकिन जहाँ तक निपा वायरस की बात की जा रही है, तो निपा वायरस के लिए अभी तक टीके के विकास पर काम चल रहा है, ठीक है। ये बोला है दोस्तों, ये अभी नाइजीरिया में जो फैला हुआ था, युगांडा उंडा, तो 2019 में कांगो गणराज्य जो युगांडा में इबोला वायरस के कई मामले प्रकाश में आए। इस वायरस को इबोला हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। ये जो दोस्तों विषाणु है, ये वायरस है, ये एक्चुअली फिलोवीरिडे कुल की जो है इस कम्युनिटी जो होती है उसके कुल के ये मतलब कम्युनिटी को होते हैं जिनको इबोला विषाणु द्वारा फैलता है। इसका जो सबसे पहले जो है दोस्तों, इस घातक विषाणु की पहचान जो 1976 में अफ्रीका महाद्वीप के जो डीआर कांगो देश की इबोला नदी के निकट एक गांव में हुई थी, ठीक है। ये रोग दोस्तों, इसके वायरस जो है संक्रमित जानवरों जैसा बंदर, चिंपैंजी, हिरन तथा चमगादड़ आदि या इससे पीड़ित रोगियों के रक्त, ठीक है, मतलब इस द्रव जो है संपर्क में आने से होता है। इसके लक्षण अचानक तेज बुखार, गले में मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, डायरिया, आंतरिक या बाह्य जो रक्त स्राव होता है, खून का जमना, बहना। फूड एंड ड्रग मतलब संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि फूड एंड ड्रग विभाग ने दिसंबर 2019 में VSV जेडी VOV नामक टीके को मान्यता प्रदान की है। जीका वायरस की अगर बात की जाए, ये जीका वायरस है, अक्टूबर 2018 में राजस्थान के जयपुर में जीका वायरस के कई मामलों की पुष्टि हुई। यह बीमारी विश्व के लगभग 8.6 देशों में सॉरी यह बीमारी विश्व के 86 देशों में पाई गई है, ठीक है। जीका वायरस, इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण जो है ना डेंगू से मिलते जुलते हैं। इन लक्षणों में बुखार आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, आंखों में जलन, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल होते हैं। इस वायरस का सर्वप्रथम जो पता जो है दोस्तों, युगांडा के जो जीका जंगल है वहाँ से हुआ था। यह वायरस जो है संक्रमित महिला के गर्भ में फैलकर माइक्रोसिफेली जैसी बीमारियों का कारण हो सकता है। बंदर वायरस या कैंसर वन रोग जो है, ये भी एक तरह का वायरस जो हाल ही में गोवा में कुछ लोग मंकी फीवर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। इस बीमारी की सर्वप्रथम जानकारी कर्नाटक के शिमोगा जिले में वर्ष 1957 में हुई थी। इस बीमारी का प्रमुख जो कारण है वृक्षों की कटाई है, मतलब जो पेड़ कटने से ये हुआ था, ठीक है। तो इस बीमारी का जो सर्वप्रथम बंदरों में उपस्थिति किलनी जो होती है निम्स के द्वारा फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खूनी स्राव और हेमरेज होते हैं आदि होते हैं। अन्य कुछ जो महत्वपूर्ण वायरस का क्रम जो है कैटेगरी दिया गया है। स्वाइन फ्लू जिसको H1N1 कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है मैच करने में। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ठीक है, HIV, ये सब जो है दोस्तों वो पूछ लेता है मैच करने के लिए उसके वायरस का नाम। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम H1N1। इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम जो मैक्सिमम पता चला था 2009 में। लक्षण इसके पानी बहना, नाक से जाम होना, गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार, ये विशेष जो है दोस्तों प्राथमिक वाहक मनुष्य जबकि द्वितीय वाहक सुअर होते हैं, इसकी वजह से फैला था। इस वायरस का जो इस टीके का विकास 2006 में, मतलब इसका टीका जो है बन गया है 2006 में ही। मार्बुर्ग, इस वायरस की जानकारी सर्वप्रथम 1967 में मार्बुर्ग जो जर्मनी में है तथा यूगोस्लाविया में हुई थी। इस बीमारी के लक्षणों में मांसपेशियों में भयंकर दर्द की शिकायत होती है। 90% मामलों में बीमारी की शिकायत की मृत्यु, जो मरीज होती है की मृत्यु हो जाती है। ये वायरस मुख्यतः दोस्तों फ्रूट बैट जो चमगादड़ होते हैं ना उन्हीं से फैला था। वेस्ट नील वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, इस वायरस की जानकारी सर्वप्रथम युगांडा के वेस्ट नील जो है जिले से प्राप्त हुई। इसको लक्षण में दोस्तों मरीजों में वायरस से पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक बुखार रहता है। इस वायरस का जो है संक्रमित मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है, ठीक है। मार्च 2019 को केरल के मालपुरम जिले के एक बच्चे की मौत इस वायरस के कारण हुई थी। इस वायरस के लिए अभी तक टीके का विकास नहीं पाया है वेस्ट नाइल वायरस का। चमकी बुखार दोस्तों अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, बिहार वार में काफ़ी ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये वायरस जो है भारत में सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास में जो है, वर्तमान में स्थित में तमिलनाडु जो है 1955 में ये मतलब लाइमलाइट में आया था। 1955 में पता चला था, ये मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु जो इस समय है।
ठीक है। इस बीमारी के जो लक्षणों की बात की जाए तो इसमें मिर्गी होता है, झटके, बेहोशी, सिर में दर्द, जी मचलाना, उल्टी, दिमाग का ठीक से कार्य न करना, ये सब होता है इसमें। इसको जो है दोस्तों, ये बुखार दो प्रकार का होता है। एक जो होता है प्राइमरी लेवल पर, दूसरा परवर्ती मतलब इसके बाद किसी वायरस या सीधे किसी अन्य एजेंट द्वारा दिमाग में संक्रमण से प्राथमिक इंसेफेलाइटिस, जबकि शरीर के किसी अन्य भाग में संक्रमण से परवर्ती इंसेफेलाइटिस होता है। इस वायरस से तो टीके के विकास पर कार्य चला, भी टीके के ऊपर काम चल रहा है। सार्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये टॉपिक सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात की जाए तो 2002 में प्रकाश में आया था। इस वायरस से पीड़ित महिला मरीज चीन की गुआंगडू प्रांत में चिन्हित कर लिया गया था। ये बीमारी के लक्षणों के बुखार, मलेरिया, सिरदर्द, दस्त और कंपकपी भी शामिल है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, आज का ये लेक्चर रहा। आगे एक वीडियो और आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे इन्वायरमेंट, परीक्षा मंथन की इन्वायरमेंट। वो एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पूरा कंप्लीट कर लें। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी, मतलब एग्ज़ाम में टाइम बचा नहीं है। एक महीने के आसपास का टाइम है, एक डेढ़ महीने, एक महीने 10 दिन का टाइम है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम जल्दी कंप्लीट करने के बाद इसको आप लोग रिवाइज़ करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो पिछली वीडियोज़ है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, जाके वहाँ से आप पूरा जो है वीडियोज़ देख सकते हैं एक ही लिंक से। ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से आपको मिल जाएंगे, PDF वगैरह। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।